हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को करने से पहले हम इसमें दी हुई पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चित्र है ये सरयू फेडरिक के द्वारा बनाया गया है। फेडरिक सरयू के द्वारा बनाया गया है और इसमें जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दर्शाया गया है। अनेक देशों के लोग जो हैं इसके पीछे कतार में खड़े हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो ये पिक्चर के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में, दोनों हाथों में क्या क्या है। तो इस पिक्चर को आपने ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फेडरिक सारयू के द्वारा बनाई गई ये चित्र है और इसमें प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न देखा गया है कि कैसे राज्य स्थापित होंगे। प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य स्थापित करने का स्वप्न जो है यानी सपना इसमें देखा गया है। ये जो चित्र है ये 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सारयू ने बनाए, 4 चित्र बनाए थे, उसी में से एक ये चित्र था और इसमें उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर ये चित्र बनाया था। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं जो कि एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि स्वतंत्रता को महिला का रूप ही प्रदान किया करते थे। अब यहाँ पर आप उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही 2 वर्ड जो हैं इसमें आएंगे वो है निरंकुशवाद और कल्पनादर्श यानी यूटोपिया। दोनों का ही मीनिंग जो है हम अच्छे से समझेंगे। निरंकुशवाद का अर्थ क्या है? ऐसी सरकार या शासन जिसमें सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, अंकुश यानी रोक टोक नहीं होती, और इतिहास में जितनी भी राजशाही वाली, राजाओं वाली जो सरकारें रही वो निरंकुश ही कही जाती थी क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होती थी, कोई अंकुश नहीं होता था। दूसरा शब्द है कल्पनादर्श यानी यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यूटोपिया मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो बिल्कुल आदर्श हो और उसका साकार होना मुश्किल लगे। अब इसके साथ ही इस चैप्टर में कुछ और शब्द भी आएंगे जिसके आपने जानना है। सबसे पहले जो है इसमें जो है आप एक वर्ड जानेंगे वो है राज्य और राष्ट्र। इनमें क्या अंतर है? तो राज्य एक संगठित इकाई को कहते हैं जिस पर एक शासन और सरकार के अधीन हो। राज्य जो है वो एक निश्चित भूभाग के दायरे में रहने वाली जनसंख्या को कहते हैं जिसकी एक सरकार होती है। तो जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, अलग अलग एक देश में कई राज्य हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य हैं। इनकी एक निश्चित सरकार है और एक निश्चित भूभाग का दायरा है। इसके साथ ही राष्ट्र राज्य क्या होता है? राष्ट्र राज्य का मतलब है कि उस राज्य को कहते हैं जिसमें राजनीतिक सरकार के साथ साथ सांस्कृतिक पहलू को भी महत्व दिया जाए। सांस्कृतिक पहलू यानी कल्चर। तो राष्ट्र राज्य का जो गठन है वो केवल भूभाग की सीमाओं से निर्धारित नहीं होता बल्कि
सांस्कृतिक आधार पर राष्ट्र का गठन किया जाता है। एक ही सभ्यता, संस्कृति, एक साझा इतिहास और कभी कभी एक ही भाषा, रीति रिवाज को साझा करने वाले व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र की एक जो विशेषता है वो है साझा संस्कृति, यानी एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग जो एक साझा संस्कृति से संबंधित हों उसे राष्ट्र कहते हैं, और राष्ट्र से एक होने की भावना आती है। तो राज्य और राष्ट्र का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही राष्ट्रवाद, राष्ट्र से ही आपको राष्ट्रवाद, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद होता क्या है? तो अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक या समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना, यानी जो एक राष्ट्र में लोग रह रहे हैं जिनकी एक साझा इतिहास है, एक साझा कॉमन संस्कृति है, कल्चर है, उन लोगों में रहने वाले उन लोगों में प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिक्चर में देखा कि इस ऊपर जो आपकी फ़ोटो है उसमें फ्रेडरिक सारियो के चित्र में जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि जर्मनी के झंडे का रंग चित्र में काला, लाल और सुनहरा है। इसी के साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उस समय के जो यूरोप में राज्य थे उन्होंने राष्ट्र राज्य में अपने आप को बदलने की चाह कैसे दिखाई दी। इसी चित्र में चित्रकार ने दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सारियो फ्रेडरिक ने चित्र के माध्यम से क्या प्रतीक या क्या दिखाने का प्रयास किया है। तो इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक को प्रस्तुत किया है। अब इसी चैप्टर में राष्ट्र राज्य के साथ साथ आप ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार कौन कौन से 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए। इसी के साथ ही एक और नया वर्ड आ जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह यानी जन यानी लोग, लोगों के मत का संग्रह, मत यानी उनकी वोट। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जब किसी प्रस्ताव से पूछा जाए एक क्षेत्र के लोगों के रहने वालों से कि क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं या असहमत हैं, तो उसे कहते हैं हम जनमत संग्रह। क्लास 9th में आपने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिस पर एक निरंकुश राजा शासन करता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और जो सत्ता है वो निरंकुश राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब वहाँ पर लोगों ने राष्ट्र के गठन करने के लिए प्रयास किए। फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी और एक संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होते थे। तो इसीलिए फ्रांसीसी लोगों ने एक नया झंडा चुना, ट्राई कलर 3 रंग वाला झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो 3 रंगों का झंडा जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ चुना गया। इसी तरह वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र राज्य क्या होता है? जब एक लोग जो हैं एक साझा संस्कृति को, साझा इतिहास को शेयर करते हैं तो उसे राष्ट्र कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पर भी सब कुछ जो भी नए नए काम हुए, जैसे नया झंडा बनाया गया और अनेक नियम कानून बनाए गए,
सभी वहाँ क्षेत्र के रहने वाले, भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, आयात और निर्यात के शुल्क समाप्त किए गए, भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। यानी अब वहाँ पर फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो ये सभी जो बदलाव किए ये राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए किए गए। इसी के साथ साथ जब देखेंगे हम कि वहाँ पर 1789 के बाद 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी फ्रेंच की सेनाएं, क्योंकि फ्रांस में राष्ट्र का ये जो लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासनों से मुक्त कराना फ्रांस की क्रांति के बाद। तो फ्रांस जो है वो यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र के रूप में गठित होने में मदद करेगा, उन्होंने ये डिसाइड किया। तो फ्रांस की घटनाओं से यूरोप के विभिन्न शहरों में जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने भी वहाँ पर अपने अपने देशों में क्रांतियाँ करने के लिए उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अब फ्रेंच की सेनाएं जो थी वो 1790 के बाद हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो हैं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी जैसे जैसे फ्रांस की सेनाएं दूसरे देशों में गई वहाँ पर भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे वो पहले से ही फ्रांस में आरंभ कर चुका था। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया था। थोड़ा सा मैप को देख लेंगे, इसमें बहुत से ऐसे देशों के नाम आए हैं जो आगे आपने आने वाले चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के मैप में ये अलग अलग देश कहाँ पर हैं। सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैप में आप सब देखिए कि फ्रांस कहाँ पर है। उसके अलावा इसमें ग्रेट ब्रिटेन, प्रशा, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी, इन सभी देशों का नाम जो है इस चैप्टर में आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो आपको मैप में पता होना चाहिए कि ये सभी देश जो हैं ये आसपास के ही हैं और फ्रांस के आसपास ही लग रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। नेपोलियन ने अनेक सुधार किए, पूरी व्यवस्था को इस तरह बना दिया कि बहुत ही वो कुशल हो सके। तो नेपोलियन ने जितने भी सुधार किए उसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 1804 की जो नागरिक संहिता बनी उसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है और इसमें क्या क्या विशेष बातें हुई वो सभी आपने पॉइंट्स में लिखनी है। आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी आंसर आप लिखेंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले जो 1804 की नागरिक संहिता या जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं उसके द्वारा जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसी के साथ सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदास और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। इसके अलावा यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। उद्योगपतियों पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून और मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो नागरिक संहिता में सबसे मुख्य विशेषता उसकी ये थी
कि एक समान मानक भार और नाप। इससे पहले क्या होता था कि आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो जो भार और नाप के जो मानक हैं, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि भार को आप किलोग्राम में नापते हैं ना, नाप को आप मीटर में नापते हैं, तो ये पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, आपके तौल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। परंतु उस समय क्या था कि थोड़ा सा स्थान बदल जाने पर ही आपका जो है भार और नाप के मानक बदल जाते थे। तो नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने जो सबसे बड़ा सुधार किया कि वो एक समान मानक भार और नाप लागू किया और एक ही राष्ट्रीय मुद्रा लागू की। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो फ्रेंच सेना थी वो अपने आसपास यूरोप के दूसरे इलाकों को जीतने के लिए जबरन वहाँ पर घुसने लगी। तो इससे क्या हुआ कि आसपास के इलाके कौन से थे उसके, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी शहर थे, वहाँ पर फ्रांसीसी सेनाएं जो हैं जाने लगी। तो धीरे धीरे लोगों को ये सभी जो सुधार किए थे नेपोलियन संहिता में, उसके स्थान पर जो है नुकसान नज़र आने लगे उन्हें। अब धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होगा? जब हम एक साझा संस्कृति को समझकर और अपने एक होने की भावना जो है ज़्यादा प्रबल होने लगती है, तो राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण होता है। राष्ट्र राज्य मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, कि राष्ट्र राज्य जो है वो सांस्कृतिक आधार पर उसका गठन होता है। एक ही सभ्यता, संस्कृति, इतिहास से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला कर दिया। 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन हुआ और वियना शांति संधि हुई। इससे पहले बीच में 1804 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि नेपोलियन संहिता लागू की गई। इसके साथ ही 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए, यूनान भी एक देश आप मैप में देखेंगे, और 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई और अनेक प्रकार के जो हैं संशोधन किए गए। इसी चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं आपके, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इसको हम एक अलग से वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ऑटोमन राज्य और हैब्सबर्ग राज्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह हुआ, किस प्रकार जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन संहिता के बाद 2 विचारधाराएं और हमें पढ़ने की ज़रूरत है। पहली है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है, यानी लिबरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। उदारवाद जो है वो लिबरलिज्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। यानी जो उदारवाद हैं वो व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी को बहुत महत्व देते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि उदारवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उदारवादी जो विचारधारा है वो व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता को प्रमुखता देती है और कानून के समक्ष बराबरी को महत्व देती है। तो उदारवाद जो है एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, लोगों की सहमति से बनी हो। तो ये तीसरी विशेषता है उदारवाद की कि ऐसी सरकार का उदारवाद समर्थन करता है जो लोगों की सहमति से बनी हो। इसके अलावा उदारवाद जो है वो विशेष अधिकारों को समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, विशेष अधिकारों का विरोध करता है। तो इन्होंने विशेष अधिकारों की समाप्ति का हमेशा समर्थन किया है। इसके अलावा संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर, यानी उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि संवैधानिक और संसदीय प्रतिनिधि के आधार पर सरकार का
निर्माण किया जाए, ना कि निरंकुश शासन की स्थापना का हमेशा ही विरोध करते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विचारधारा के लोग जो हैं वो निजी संपत्ति को अनिवार्य समझते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के पास निजी संपत्ति का अधिकार हो। ऐसा नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत बल देते हैं और निजी संपत्ति जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मानते हैं। तो कानून के समक्ष बराबरी के साथ साथ वो लोग जो हैं संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते हैं। इसके साथ ही इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बल दिया। ये भी एक आप पॉइंट लिख सकते हैं कि उदारवाद में प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। अब जैसे ही नेपोलियन की संहिता हुई, नेपोलियन की संहिता में जो है विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। परंतु उदारवाद क्या चाहते थे? उदारवाद चाहते थे कि जो है निजी संपत्ति सबको मिले और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सबको बराबर मिले। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहते थे? आर्थिक क्षेत्र में बाज़ारों की मुक्ति चाहते थे, यानी मुक्त बाज़ार पर उन्होंने बल दिया और राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण जो हैं उनको ख़त्म करने का पक्ष में रहते हैं उदारवादी। उदारवादी नहीं चाहते कि राज्य जो है किसी भी प्रकार का नियंत्रण जो है वो व्यक्तियों पर लगाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन संहिता में जो है एक नापतोल की प्रणाली को अपनाया गया, परंतु उससे पहले प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली होती थी। इससे क्या होता था? इससे देशों को परेशानी से गुजरना पड़ता था। क्या होता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही वज़न और आकार जो हैं वो नापतोल की व्यवस्था बदल जाती थी और सारा वज़न आकार जो हैं वो अलग अलग हो जाते थे। इसके साथ ही अब एक वर्ड आता है आपका जॉल्वेराइन। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अब ऐसी परिस्थितियों को लोगों ने पक्ष रखा कि जहाँ पर वस्तुएं, लोग और पूंजी का आना जाना जो है बाधा रहित हो, एक ही नापतोल की प्रणाली हो, एक ही राष्ट्रीय मुद्रा हो। तो 1834 में प्रशा, मैंने अभी मैप में दिखाया था कि प्रशा भी एक देश का नाम है। तो 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम है जॉल्वेराइन, जिसमें कि अधिकतर जर्मन राज्य शामिल हो गए। और इसने क्या किया? इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप कोई सामान बेचने जाते हैं तो जो कर लगाए जाते हैं, शुल्क यानी कर लगाए जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 से ऊपर थी। हर राज्य की अपनी मुद्रा थी, तो उसमें भी व्यापार में कठिनाई आती थी। जो जॉल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को कम किया और मुद्रा की संख्या 2 कर दी। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावनाएं जो हैं वो मजबूत होती जा रही थी। तो उदारवाद के साथ साथ अब आप इसमें जो पढ़ेंगे वो है रूढ़िवाद। रूढ़ी जैसे वर्ड से ही आपको पता चलता है, रूढ़िवाद यानी पुराने ख्यालों वाले, पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाले जो विचारधारा के लोग होते हैं उनको रूढ़िवाद कहा जाता है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और बदलावों की बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वो ये नहीं चाहते कि फटाफट एकदम से बदलाव हो जाए, वो चाहते हैं धीरे धीरे विकास हो। जब हमने डेट्स में पढ़ा था कि 1815 में नेपोलियन की हार हो गई और धीरे धीरे जो यूरोपीय सरकारें हैं वो उदारवाद से रूढ़िवाद की भावना की ओर प्रेरित होने लगी। रूढ़िवाद क्या चाहते थे? रूढ़िवाद जो थे वो पारंपरिक यानी पुरानी जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। वो लोग बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे धीरे धीरे विकास हो। नेपोलियन ने जितने भी परिवर्तन किए उनको लगा
कि ये सब तो जो है हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको बदल देंगे। तो इस प्रकार 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई तो जितनी भी यूरोपीय सरकारें थी वो सब रूढ़िवाद की ओर प्रेरित होने लगी। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये सभी मैंने आपको मैप में दिखाए हैं, आप एक बार और दोबारा चेक कर लेंगे। ये सभी यूरोपीय शक्तियाँ, इन्होंने नेपोलियन को हराया था तो यूरोप के लिए एक इन्होंने समझौता तैयार किया जिसे कि वियना समझौता कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या वियना संधि कहते हैं। तो वियना संधि जब 1815 में नेपोलियन की हार हो गई तो जो देश जिन्होंने उसे हराया था, जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने एक संधि, वियना एक शहर है, वहाँ पर ये लोग मिले, इसलिए इस संधि को वियना संधि कहते हैं। आपके पेपर में 1815 की वियना संधि की मुख्य विशेषताएं भी कई बार पूछी जाती हैं, उसको भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ना कि उसको पैराग्राफ में। अब इसमें एक वन वर्ड क्वेश्चन भी बनता है आपका कि वियना संधि की मेजबानी किसने की? तो वियना संधि की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। वियना संधि जो इन्होंने तैयार की उसका उद्देश्य था कि जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए हैं उन सब को समाप्त कर दिया जाए। तो सबसे पहला जो इन्होंने बदलाव किया वो किया कि जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बूर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया था, इन्होंने दोबारा बूर्बो वंश को फ्रांस में बहाल कर दिया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा जो था नेपोलियन ने किया था। दूसरा जो इन्होंने 1815 की वियना संधि की विशेषता थी कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस जो है वो आगे और अपना विस्तार ना कर सके। आप मैप में देखेंगे तो फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम जो है, ये सभी देश राज्यों का निर्माण किया गया ताकि फ्रांस और ज़्यादा अपने राज्यों का विस्तार ना कर सके। प्रशा को भी उसके पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंप दिया गया। इटली पर भी नेपोलियन का ही अधिकार क्षेत्र था। इसी प्रकार सारे इन्होंने अपने बांट लिया। इन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजतंत्र दोबारा से बहाल हो जाए, जिसको कि नेपोलियन ने बर्खास्त किया था। यानी ये सभी लोग रूढ़िवादी व्यवस्था ही स्थापित करना चाहते थे। अब रूढ़िवादी व्यवस्था की सबसे अधिक और क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो ये निरंकुश होती हैं रूढ़िवादी व्यवस्थाएं, ये जल्दी से बदलाव नहीं चाहती हैं और ये पारंपरिक अपनी संस्थाएं जो हैं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, इसी में विश्वास रखती हैं। इसी के साथ इन्हीं सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप होती है जब हम अखबार, किताब, नाटक, इन सभी में छपने वाली चीज़ों पर नियंत्रण लगाना सेंसरशिप कहलाता है। इस वर्ड को आप अच्छे से याद रखेंगे। सेंसरशिप का अर्थ है अखबार, किताब, नाटकों, गीतों आदि उन सभी बातों पर नियंत्रण लगाना जिसमें कि ऐसी बातें हों जो सरकार की आलोचना करती हों या लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार सिखाती हों। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो उदारवाद के विचार दिए थे, वहीं अब रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी वो उदारवादियों के बिल्कुल खिलाफ थी। और जैसे उदारवादी जो है वो प्रेस की आज़ादी चाहते थे, इसके विपरीत रूढ़िवादी जो थे वो सेंसरशिप चाहते थे। सेंसरशिप यानी रोक लगाना और प्रेस की आज़ादी यानी बिल्कुल उनकी आज़ादी देना। अब इसके बाद हम 1815 के बाद और क्या हुआ, वियना संधि के बाद क्या हुआ। 1815 में नेपोलियन की हार हो गई और 1815 के बाद जो है जितने भी उदारवादी थे वो सभी रूढ़िवादियों के दमन के कारण भूमिगत हो गए और धीरे धीरे जो है अपने विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाने लगे। इस समय जितने भी क्रांतिकारी होने का मतलब था कि रूढ़िवादी जो राजतंत्र है, निरंकुश लोग हैं, वो उनका दमन कर देते थे।
अब धीरे धीरे जो क्रांतिकारी हैं वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को उन्होंने उसमें अपना प्रेरणा मानी, लक्ष्य माना। इसी में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो आता है जियुसेप्पे मैत्तेसानी का। इनके बारे में कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जियुसेप्पे मैत्तेसानी कौन थे। तो जियुसेप्पे मैत्तेसानी जो थे वो इटली के एक क्रांतिकारी थे। इटली में भी नेपोलियन का ही अधिकार था और इटली के एकीकरण करने में जियुसेप्पे मैत्तेसानी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। तो इटली का जियुसेप्पे मैत्तेसानी जो है वो इटली का एक क्रांतिकारी था और उसने 2 संगठनों की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जियुसेप्पे मैत्तेसानी ने किन संगठनों की स्थापना की। पहला था यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। इसको सभी अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लेंगे बुक में कि जियुसेप्पे मैत्तेसानी ने 2 संगठनों की स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप। क्योंकि ये जियुसेप्पे मैत्तेसानी जो है वो एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था, तो उसने जो है इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण करने का उद्देश्य जो था उसका था। उस मैत्तेसानी का विश्वास था कि ईश्वर जो है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इसको आप अपने अंडरलाइन कर लेंगे कि ये बात किसने कही थी, ये मैत्तेसानी ने कही थी। उसी ने इटली के एकीकरण की मुक्ति का आधार रखा, यानी इटली के एकीकरण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 गुप्त संगठन स्थापित किए और मैत्तेसानी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और हमेशा प्रजातांत्रिक गणतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। मेटरनिक ने उसको हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब 1815 के बाद 1830 से लेकर 1848 तक जितना भी समय था वो क्रांतियों का युग था। क्रांतियों का युग धीरे धीरे रूढ़िवादी व्यवस्था जो है वो अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी रहने लगी और यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, ये सभी जो थे ये ऐसे कुछ क्षेत्र थे यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे वो एक शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। शिक्षित लोगों जुड़े हुए थे। इन शिक्षित लोगों में कौन आता है? प्रोफेसर्स, अध्यापक, क्लर्क, व्यापार में लगे हुए मध्यम वर्ग के लोग। सबसे पहला विद्रोह जो है वो फ्रांस में हुआ 1830 में। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। यानी सबसे पहला जो था क्रांति जो है वो फ्रांस में हुई 1830 में, और वहाँ पर जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी और वहाँ पर दोबारा से राजतंत्र को बहाल कर दिया गया था, तो 1830 में दोबारा से वहाँ पर जो है प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। वहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे। 1830 में फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई जिसका अध्यक्ष जो था लुई फिलिप था। मेटरनिक ने यहाँ पर भी एक टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि ये वाक्य किसने कहा है? ये भी मेटरनिक ने कहा है। मेटरनिक मैंने आपको पहले बताया था, ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने ही वियना संधि यानी नेपोलियन के हार जाने के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया में वियना संधि की मेजबानी की थी। इस घटना के बाद यानी फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में जितना भी शिक्षित वर्ग था वो सभी राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित हो गया और इसी तरह यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम हो गया 1830 के बाद। अब इसमें हमने आप क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रूढ़िवादी, उदारवादी। अब एक और आ जाती है आपकी रूमानी कल्पना। रूमानी कल्पना ये हमारी
यानी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जहाँ पर रूमानी वर्ड आएगा आप वहाँ देखेंगे कि ये संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो यानी केवल उदारवाद और रूढ़िवाद विचारधारा के लोगों ने ही राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में योगदान नहीं दिया, रूमानी विचारधारा के लोगों ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, विकास करने में योगदान दिया। तो राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूमानी कल्पना का मतलब क्या है कि संस्कृति भी राष्ट्रवाद की भावना के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, इन सब के द्वारा भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो हैं विकसित करने में सहयोग मिला। आप देखेंगे कि लोकगीत हैं, आपके संगीत हैं, कहानी, किस्से हैं, इनके द्वारा भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो कम पढ़े लिखे और अशिक्षित वर्ग तक भी पहुंचाई जाने लगी। अभी तक क्या था? शिक्षित वर्ग में ही राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई थी, परंतु जैसे ही संस्कृति जो है वो राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई और कहानी, किस्से, संगीत के द्वारा जो अशिक्षित वर्ग था उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अब रूमानीवाद अगर हम देखें तो ये है क्या? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो कि राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। किस तरीके से? कहानी, किस्सों, संगीत, कला, काव्य के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने वाली विचारधारा को ही हम रूमानीवाद कहते हैं। रूमानी विचारधारा के लोग जो हैं वो तर्क, वितर्क, विज्ञान और इन सभी को कोई महत्व नहीं देते। विज्ञान को, तर्क वितर्क को, इन सब की आलोचना करते हैं। इसके स्थान पर वो एक संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार मानते हैं। तो साझा सामूहिक संस्कृति यानी एक वो चाहते हैं कि वो मानते हैं कि एक जो भूभौगोलिक क्षेत्र है उसके एक साझा सामूहिक संस्कृति है लोगों की, वो ही जो है राष्ट्रवाद का आधार बनना चाहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे स्थानीय बोलियों पर भी बल दिया गया और लोक साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचा गया। धीरे धीरे भाषा ने भी जो है राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्यों के द्वारा भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाने लगा और इस प्रकार स्थानीय लोक साहित्य और स्थानीय बोलियों के बल पे अब उन लोगों तक भी पहुंचना आसान हो गया जो कि निरक्षर थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब केवल शिक्षित वर्ग ही नहीं, अशिक्षित वर्ग तक भी जो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अब 1830 के बाद जो सबसे कठिनाई का समय यूरोप में आया वो था कि उस समय जनसंख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई और रोज़गार जो हैं वो कम हो गए, आबादी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस कारण जो है और औद्योगिकरण जो है इंग्लैंड में सबसे अधिक हुआ, जिसके कारण यूरोप के बाकी देशों में जो है काफ़ी लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी। उद्योग, जो कपड़ा उद्योग है उसको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा कि क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था और वहाँ की मशीनों से बने हुए कपड़ों से बाकी यूरोप को प्रतिस्पर्धा करनी होती थी। तो धीरे धीरे जो है वहाँ की हालत जो है यूरोप की बहुत अधिक खराब होने लगी 1830 के बाद। 1848 तक आते आते खाने पीने की कमी हो गई और बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई। धीरे धीरे जो है लुई फिलिप, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो है लुई फिलिप 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ पर संवैधानिक सरकार का जो अध्यक्ष बना वो लुई फिलिप था। तो अब जब वहाँ पर खाने पीने की कमी हुई, लोगों में बेरोजगारी हुई, तो लोग जो हैं लुई फिलिप के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक राष्ट्रीय सभा से एक गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। इसके लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। तो इस प्रकार 1830 से लेकर 1848 तक का जितना भी समय था वो सभी यूरोप में क्रांतिकारियों का था। अब 1848 में
जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई वो उदारवादियों की हुई। उदारवादी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उदारवाद जो हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं और संवैधानिक सरकारों के निर्माण पर बल देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। तो इसी में आपका एक नया वर्ड आएगा, नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? नारीवाद का मतलब है कि एक ऐसा सामाजिक आंदोलन, एक ऐसी विचारधारा जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है, यानी एक ऐसे विचारधारा जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक समानता स्थापित करने का जिसका लक्ष्य है। ये महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करती है नारीवाद विचारधारा, और ये इसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक अवसर स्थापित करना चाहते हैं, ये नारीवाद। तो नारीवाद को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या योगदान रहा? महिलाएं जो हैं वो उन्होंने क्या किया? जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें भी महिलाओं का योगदान आपने पढ़ा था। इसी तरह यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या योगदान था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, इसको पॉइंट्स में लिखेंगे आप। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए गए, राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद भी महिलाओं को मत का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। महिलाएं जो हैं, जब फ्रैंकफर्ट संसद हुई तो वहाँ पर उन्हें केवल दर्शकों की भांति ही दर्शकों की लाइन में खड़ा किया गया, उन्हें कोई भी भाग लेने के लिए नहीं आमंत्रित किया गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस इस चैप्टर में हमने जो है रूमानी, नारीवाद, उदारवाद और रूढ़िवाद विचारधारा के बारे में पढ़ा। राष्ट्र, राज्य और राज्य में क्या अंतर है, राष्ट्रवाद क्या होता है, नेपोलियन संहिता और वियना संधि के बारे में पढ़ा। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में अब हम इटली और जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।